बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अनस साहब। सर प्लीज़ अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा। Walaikum salam. First of all, thank you so much for having me here. My name is Muhammad Ans, and I belong to the 54th CTP. And I recently qualified the CSS 2024 and get allocation in Office Management Group. और as far as my educational journey is concerned, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है माइक्रोबायोलॉजी में। और उसके बाद जो है राइट आफ्टर दैट कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो दैट वाज अ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज फॉर मी। तो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, सो इट वाज क्वाइट लॉन्ग जर्नी, सो आई हैव क्वालिफाइड द सीएसएस इन 2024। सही। अच्छा सर, जो आप कह लें कि एक सीरियसली एक इंसान जो है डिसाइड करता है कि मैंने सीएसएस करना है, वो कब किया, कितना टाइम पहले? सर ये स्टार्ट तो जो है मैंने ड्यूरिंग मेरी जो ग्रेजुएशन थी, हम्म। आई वाज नॉट लकी इनफ टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस, जो हर एस्पिरेंट की एक विश होती है एट दैट टाइम। हम्म। तो वो मुझे नहीं मिल सका, तो फिर मैंने ये जो है बाय चॉइस तो नहीं था, बाय चांस ही माइक्रोबायोलॉजी में चला गया। देन मैंने मैंने अपने साथ वो एस्पिरेशंस जो थी वो अटैच रखी। तो मीनवाइल जो कोरोना था वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग साबित हुआ, फिर मैंने अपने जर्नी को वहीं से परसू किया। इनफॉर्मल तौर पे मैंने क्लासेस वगैरह डिफरेंट वेबसाइट से और डिफरेंट जो है ऑनलाइन क्लासेस जो थी उनको मैं करता रहा, वहां से अपॉर्चुनिटी अवेल। तो जो है 2022 में ग्रेजुएशन के फौरन बाद मैंने फिर अपनी जो है ना फॉर्मल एकेडमी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सही। अच्छा सर, कोई फैमिली में ऑलरेडी पहले ब्यूरोक्रेट था जो कोई मोटिवेशन हो, या खुद से ही स्टार्ट किया? नो, आई एम द फर्स्ट वन जो है सिविल सर्वेंट इन माय होल फैमिली। सही। अच्छा सर, फर्स्ट अटेम्प्ट थी आपकी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर किया है? नहीं, ये मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी। 2023 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें जो है ऐसे मेरा ड्रॉप हो गया था। तो ये सही। मेरी 2024 वाली मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी। सही। अच्छा सर, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? मेरे ऑप्शंस थे इंटरनेशनल रिलेशंस, यूरोपियन हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, एनवायरनमेंटल साइंस एंड पंजाबी। सही। अच्छा, कोई आपने बुक्स वगैरह कोई, मतलब सिलेबस के नीचे जो बुक्स दी गई होती हैं उन्हीं से उठाई, या कोई खुद से सजेस्ट किसी ने की, या खुद से कोई परचेज की आपने? अच्छा, उसमें इस तरह से है कि मैंने जो है अपने जो नोट्स पे है वो ज्यादा रिलाई किया, क्योंकि मैंने अपनी नोट्स मेकिंग खुद से की थी। मैं मेरे से जो अब हर एक एस्पिरेंट्स की अपनी एक होती है, बिल्कुल। तो मेरा ये था कि मैं जब तक अपने हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो खुद नहीं बना लेता, चाहे वो मुझे फिर आइदर आई हैव टू कंसल्ट विद द यूट्यूब, डिफरेंट चैनल्स, ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस एज वेल। तो मैंने अपने खुद से नोट्स तैयार किए थे। हाँ, उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए कोटेशंस, रेफरेंसेस, तो वो मैंने डिफरेंट वेबसाइट से ली। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी। सर कोई टिप्स बताएंगे हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए, कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि आपको रिकॉल करने में ताकि आसानी हो, कैसे आप बनाते रहे नोट्स? जी। अच्छा, इसमें भी दो तरह के नोट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिटेल्ड नोट्स होते हैं, वो भी जरूरी हैं आपके स्टार्ट में। अच्छा, उस कंसल्ट करें तो आप लेक्चर्स के दौरान मैं ये समझता हूँ कि जो आपके नोट्स हैं, डिटेल्ड नोट्स, आपके दे प्ले द रोल ऑफ जुगलर वेन इन योर जर्नी। तो आप उनसे कंसल्ट करते हैं, आपको पता होता है कि ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। क्लास में अगर मैंने एक वर्ड सोवरेनिटी लिखा है तो टीचर ने क्लास में मुझे एक पूरी कहानी सुनाई थी इसके पीछे, वो आपको रिकॉल हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। ये चीज। सेकेंडली, नोट्स मेकिंग का जो सेकंड स्टेप है वो है वन लाइनर नोट्स। मेरी जो स्ट्रेटजी है, तो हम उन डिटेल्ड नोट्स को भी अपने पास रखेंगे, देन हम शिफ्ट करेंगे उन्हीं नोट्स से, हम उसको एक फनल अप्रोच के थ्रू उनको कंसाइज करेंगे एंड देन वन लाइनर नोट्स बना लेंगे फॉर आवर पेपर एग्जाम डेज, क्योंकि अब तब हमारे पास टाइम नहीं होता। वी हम्म। हैव टू प्रिपेयर एंड कवर ऑल द सिलेबस, रिवाइज ऑल द सिलेबस जस्ट इन 2 to 3 hours। तो मैं नोट्स मेकिंग उस दिन के लिए भी करता था। सही। सर, क्या लगता है कितना टाइम इनफ है एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, मतलब आपका बिल्कुल रेडी हो जाए? आई थिंक फाउंडेशन बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, आपको प्रोज एंड कॉन्स का पता हो, आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का पता हो, आपको स्पेशली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रेलेवेंट जार्गन्स का यूज करना आ जाए, ठीक है, तो फिर आपको वो एक फाउंडेशन आपकी बन जाती है। देन
15 to 20 days आर इनफ, अगर किसी भी एस्पिरेंट ने एक सब्जेक्ट तैयार करना है। अगर स्टार्ट से है तो फिर एटलीस्ट उसको 1 मंथ उसको डिटेल्ड उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है रिवीजन में आप उसके दिन कम होते रहता है। सही। मतलब एक महीने में सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाता है? जी जी। अच्छा सर। अच्छा, ये एक एवरेज के लिए आप बता रहे हैं या जो थोड़ा कोई लाइक फाइक बंदा हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फाइक बंदे तो पाकिस्तान में हमारे पास प्रोफेशनल फील्ड्स को परसू करते हैं। ये मैं हम्म। मतलब ये कहना चाहूंगा प्लेटफॉर्म से कि जो सब जो स्टूडेंट्स होते हैं सीएसएस के स्पेशली दे आर एवरेज, और बस ये है कि वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपने जिंदगी के कुछ चंद मंथ्स या चंद साल उसको लगाते हैं, और दे विल डेफिनेटली उनके पास एक एक बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल जाता है। तो हम्म। मैं ये समझता हूँ कि ये सब एवरेज होते हैं और सब कर सकते हैं, इसमें कोई कोई हर्डल्स नहीं है किसी भी किस्म की। सही। अच्छा सर, इंग्लिश कितना मैटर करती है सीएसएस के एग्जाम में? सर इंग्लिश इज द बेसिक फाउंडेशन, मैं ये समझता हूँ। अगर आपको इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश ग्रामर, हम्म। देखें सीएसएस जो है आपको सब चीजें आपने सारी जिंदगी में जो सीखी हैं वो आपका एक स्किल है। ठीक है, सबको सब बच्चों को आता होता है, लेकिन मसला यहाँ पे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे की बात करते हैं कि उसमें ग्रामर का जो इशू है ना, वो 90% कैंडिडेट्स का ग्रामर का इशू आता है। हम्म। और हम लोग ये समझते हैं कि वी हैव टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। और अगर बच्चों को ये बता दिया जाए कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, तो वो ये समझते हैं नहीं ये कुछ ऐसी मिस्ट्री है कि हमें कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा ऐसे पास होगा। तो ऐसा कुछ भी जी। नहीं है। सही। जस्ट हमने रेलेवेंट रहना है टॉपिक से, और वी हैव टू बी वी हैव अ गुड कमांड ऑन आवर ग्रामर। तो इंग्लिश फाउंडेशन है। आपको इंग्लिश आती है, आपको लेक्चर सुन के भी आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इफ यू हैव ग्रेट कमांड ऑन योर इंग्लिश। तो इंग्लिश में नो कॉम्प्रोमाइज इन सीएसएस। मतलब रेलिवेंसी एंड टू द पॉइंट। जी जी बिल्कुल, रेलिवेंसी एंड टू द पॉइंट, और ग्राम विदाउट द मिस्टेक ऑफ ग्रामर। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी, एक आप कह लें कि ब्रॉड पिक्चर जो है सीएसएस की, वो है ऐसे। तो जैसे जी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें रह जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? क्योंकि एक तो आपका सारा जो है, एक तो इंग्लिश इसमें आ रही होती है, जो आपका ओवरऑल एक सर्कल चल रहा होता है जी सारे सब्जेक्ट्स का। और फिर ये खुद भी एक टफ जी। एग्जाम है, ये टफ पेपर है। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसको क्रैक करने की? अच्छा, इसको जैसे वही अगेन बात रिपीट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 to 3 पॉइंट्स में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले तो सबसे पहले आपने, मैं समझता हूं, ऐसे करने के लिए ट्रांसलेशन पे कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन पे फोकस करें। ट्रांसलेशन को आप 10वीं जमात 10th वट एवर यू आपने जो भी किया है उसकी बुक ले लें। ठीक है, आप अपनी ट्रांसलेशन को बेहतर करें, देन आप स्विच कर जाएं बीबीसी की तरफ, वहां से अखबार उठाएं, उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। अच्छा, अब मैं ट्रांसलेशन ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ना। हमें हम्म। अब कोई भी इंग्लिश में बात करता है, हम पीछे माइंड में उसको रिकॉल बिल्कुल ऐसे ही। करके उर्दू में तर्जुमा कर रहे होते हैं अपने आप जाने के लिए, राइट। तो फिर उर्दू में समझा के देन हम रिप्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश में। तो बिल्कुल। इसलिए हम बात को तो समझ लेते हैं, हमें पता होता है कि एजुकेशन के जो मसाइल हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, वुमन के लिए उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फाइनेंशियल लेआउट नहीं है हमारे पास, चीजें सबको पता है। मसला ये है कि हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हमें। हम्म। तो हमें करनी है ट्रांसलेशन। सही। ट्रांसलेशन से हम अपनी जो उर्दू की एक पैराग्राफ पैसेज लिखा होगा हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, एक चीज। सेकंड चीज ये है कि 12 के 12 सेंटेंसेस आपको आना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं ये समझता हूँ कि सब 99.9% यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो गलती करते हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, सब्जेक्ट पीछे भूल जाते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख देते हैं और हम्म। पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट क्या था। तो एस सी एस की गलती आती है जो मैंने अभी तक देखी है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो सही। इसमें तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा पनिश करता है कि उसकी माफी बनती भी नहीं है। ठीक है, राइट। हम्म। दो दो चीजें होगी। तीसरी चीज ये है कि आपके कुछ पर्टिकुलर से थीम है, 8 से 10 मैक्सिमम। ठीक है, उनमें मैं नाम अगर नाम लूँ तो डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी वो क्लाइमेट में आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। तो ये कोई 8 से 10 मैक्सिमम थीम्स हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें इनकी पर्टिकुलर वोकेबलरी के ऊपर कमांड करना है, राइट। हम्म। उसका ये है कि अगर देखें एक ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन फैमिली टू अनदर फैमिली, इट्स मीन एक बच्चा ये लिख रहा है, राइट, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर दूसरा बच्चा ये लिख रहा है इट्स द डायनास्टिक पॉलिटिक्स, तो वो वहीं पे डिस्टिंग्विश कर जाएगा। सही। हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर जार्गन्स
पर्टिकुलर वोकेबलरी उसकी याद करनी है। जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, आपकी जॉब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हम्म। आपकी एआई की वोकेबलरी है। तो इसी तरह से हर हर थीम की आपने पर्टिकुलर वोकेबलरी तैयार करनी। और सिंपल सी बात यह है कि आउटलाइन लिखें, टू द पॉइंट लिखें, जो चीज पूछी है वो बताएं, इस चीज पे मत जाएं कि वी हैव टू कवर 4 पेजेस। ये फर्ज नहीं है। ये फर्ज नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट लिखना है तो पास करेंगे। ये फर्ज नहीं है कि आपने उसके अंदर केस इन पॉइंट्स डालने हैं तो पास करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है, सिंपल से फ्रेजेस लिखें, सेंटेंसेस, वट एवर यू वांट टू राइट। लेकिन क्या है, पेजेस भरने की, इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। और सिंपल लिखें, रेलेवेंट लिखें, और ग्रामर की गलती को अवॉइड करें। बस दिस इज द की फॉर द ऐसे। अच्छा सर, एकेडमी कितना किरदार अदा करती है एक न्यू एस्पायरेंट्स के लिए, या ट्रेंड जो होते हैं ऑलरेडी, एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एकेडमी मेरे ख्याल से तो है कि एक रिएक्शन के दौरान जो है एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। एक एंजाइम कैटलिस्ट जो कि आपके रिएक्शन को स्पीड अप करती है। एकेडमी आपको एक ट्रेनिंग देती है कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है। मैं तो बिलीव करता हूँ कि एकेडमी होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि हम लोग ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ना अपने इंटेलेक्चुअल जो हमारी एजुकेशनल सही जो था उसकी एक रूटीन से बहुत हट जाते हैं। हम्म। क्लासेस लेते हैं, नहीं लेते, बंक भी करते हैं, वट एवर, हम सबको पता है चीजें। तो उसमें ना हम अपनी स्ट्रेटेजी से बहुत दूर चले जाते हैं। तो एकेडमी में ये होता है कि आपको, मेरे हिसाब से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एकेडमी नोटबुक्स के साथ, अपनी बुक्स के साथ जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी बन जाती है। दूसरी बात ये कि वहां पे आपके टीचर्स जिस भी एकेडमी में जाते हैं आपको वो डिटेल्ड हर हर टॉपिक पे समझाते हैं। कुछ ऐसी बातें वहां पे होती हैं, कुछ ऐसी डिस्कशन होती हैं जो आप विदाउट एकेडमी आप नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन। सही। अच्छा सर, एआई आ गया है अब तो हर तरफ। क्या लगता है कितना फैसिलिटेट कर रहा है या खराब कर रहा है? क्योंकि गलत रेफरेंसेस भी उठा के दे देता है, या गलत आपको चीज़ें भी बता रहा होता है, कोट कर रहा होता है। फिर उससे उसकी पीछे सोर्स पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो मेरे पास नहीं है। सो क्या लगता है कितना किरदार अदा करता है? हाँ जी। अ, मेरा ख्याल है कि इसके पॉजिटिव जो हैं, प्रोज ज्यादा हैं कौन से। नो डाउट इट्स अ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ये तो एक हम्म। सेंटेंस है, सारी दुनिया को पता है, ऐसे भी आ रहे हैं इसके ऊपर। क्रिएटिविटी की डेथ तो है, बट मसला ये है कि अब समझने की चीज ये है कि हमने ना हिट करना है। बहुत एक लंबी कतार में लोग खड़े हैं जो एकेडमी की जो आपका फीस है उसको पे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा वो डे बाय डे एक इंक्रीज हो रही है। तो चैट जीपीटी और एआई, दे आर प्लेइंग द सिग्निफिकेंट देयर सिग्निफिकेंट रोल। तो मैं ये समझता हूँ उनकी नो डाउट क्रिएटिविटी जाती है, बट ये उन बहुत से लोगों का ख्याल भी कर रहा है, उनको सिखा भी रहा है, जो हम्म। कि एकेडमी वगैरह और इस तरह मेंटोर्स की फीस जो है वो नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से इट इज प्लेइंग द सिग्निफिकेंट रोल। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली एक लॉन्ग जर्नी है। आप साल भी लग जाता है लोगों का, 2 साल भी, बल्कि मैंने एक वीडियो सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने 6 साल तैयारी की है। सो जी जी जी। सो मैंने ये पता करा कि एक लॉन्ग जर्नी है। कैसे बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता, डीमोटिवेट हो जाता है, स्ट्रेस आ बिल्कुल जाता है, नेगेटिविटी कर लें, सेल्फ डाउट कर लें, काफ़ी चीज़ें अंदर आ बिल्कुल जाती हैं। तो कैसे, बिल्कुल। मतलब आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैं ड्यूरिंग द कोविड, जब कोविड आया तो उस वक्त की तैयारी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन क्या चीज़ें रखनी चाहिए? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान की लाइफ में ना एक चीज जो होती है वो उसको डिस्टर्बिंग होती है उसके लिए। आइदर इट्स सोशल प्रेशर, ठीक है, आइदर इट्स फैमिली प्रेशर के यू हैव टू अर्न, नाउ यू आर एंटरिंग इन द एज कि जिसमें तुम्हें कुछ कमाना है, फॉर द बॉयज स्पेशली। हम्म। और फॉर गर्ल्स है कि बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं दैट लड़कियों को शादी करनी है इस एज में। तो ये उन बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि एक लेसन्स भी है, बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं, जो भी मेरे से पूछते हैं कि हमने सीएसएस करना है, व्हाट बुक्स आर यू डू यू रिकमेंड, तो मैं उनको सबसे पहले ये कहता हूँ कि यार रिकमेंडेशन ऑफ द बुक्स जो है वो हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले ना आपको 1 महीना अपने अंदर लड़ना है एक जंग। हम्म। हम्म। आप अपने अंदर से पूछें कि ये इट्स अ ब्लडी वॉर, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है, कोई उम्र भर सफर में रहता है, वही वाली बात। तो बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जमीर से अंदर से लड़ना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जो इंसान, फेलियर जिंदगी का हिस्सा है। तो वो सबसे पहले, वो ऐसी कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना होता है तो हम उसमें सबसे पहले कहते हैं कि आप लॉस पहले आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल है। इसी तरह से इसमें है कि आपने सबसे पहले
हाँ, आपने मोटिवेशन लेनी है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए, कोई भी कोई बात करता है उसको दिल पे ले लें और उसको एक अपने लिए एक मोटिवेशन का बिल्कुल, बनाए कुछ कि ना मुझे कुछ इसने ऐसा ये होना चाहिए बात जिससे की थी। मोटिवेशन बरकरार रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सर सर मैंने सुना था कि पेपर सॉल्व करना एक आर्ट है, तो आपने वो आर्ट जो है वो अभी पास किया है, तो जी कैसे जो है वो पेपर सॉल्व कैसे करना जी चाहिए? सर, पेपर सॉल्व करने की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ फिल्म जो हम्म। आपको सिर्फ एक ऐसे और प्रेसी के पेपर में फिल्म नहीं दिखानी। उसमें आपको लाइट वेट सा रख के बिल्कुल रेलिवेंट एंड सादा सादा अपने उसको ग्रामर की गलती से वर्ड करते हुए लिखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इट्स एन आर्ट, इट्स डेफिनेटली एन आर्ट। जब हम प्रेजेंटेशन एफएससी के पेपर्स में करते होते थे, इट्स अ सिमिलर पैटर्न, तो उसमें हम्म। आपने पोर्ट्रे करना है पेपर को। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो एक एग्जामिनर की ह्यूमन कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़े। तो हम्म। करना क्या है, आपने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कंपलसरी जो बाकी बचते हैं उनमें क्या करना है, अच्छी और हेडिंग्स को आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इम्प्रोवाइज किस्म की हेडिंग्स को मेमोराइज करना है। ठीक है, हम्म। मेमोराइज करना है और आप उसके अंदर खुद ब खुद कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सही। थोड़ा सा वो कोई मतलब बात हो जाएगी ऐसे कि बहुत ज्यादा ग्राउंड रियलिटी है, बट ऐसा है। हम्म। ऐसा है, ये नहीं है यहाँ को मैं मतलब कहूँ कि आपको नहीं सब कुछ रेलेवेंट लिखना है, तो हमारी भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सब कुछ मेमोराइज करके कुछ आपको आपने एक चीजें दिखानी होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब स्केच और ग्राफ्स की बात कर लेते हैं कि सर किसी क्वेश्चन में तो बनते ही नहीं है ग्राफ्स और हम्म। स्केच और जो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, वो एक किसान है, उसके तीन बेटे हैं, एक ये सिंपल सी बात है, तो यू यू जस्ट हैव टू क्या है, एक किसान है फार्मर, देन यू हैव टू इन बॉक्स उसको एक बॉक्स में बंद कर दें आप, नीचे तीन लाइनें लगाएं, देन उसके हम्म। फर्स्ट सन का नाम, सेकंड थर्ड, उसको एक बड़े बॉक्स में बंद कर दें। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ना। तो बिल्कुल। आपने कुछ भी नहीं किया, एक किसान थे उसके तीन बेटे थे, उसको आपने बाहर डायग्राम सी में बना के लिख दिया, तो वो जब बाहर से आएगा पेज टर्न करेगा उसको सामने नजर आ जाएगी जो चीज, वो बिल्कुल। बॉदर नहीं करेगा कि आपने पैराग्राफ्स के अंदर क्या लिखा है। ठीक है, बिल्कुल। लिखें, बिल्कुल अच्छा लिखें, ऑथेंटिक रीडिंग करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पढ़ें मत, ब्लफ करें, ऐसा नहीं, लेकिन मसला ये है कि आप इट्स एन आर्ट ना, तो यू हैव टू जो फॉर स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ पंजाब, उनके लिए लास्ट पे हमें ये लगता था स्टार्ट में कि अगर हमने सीएसएस करना, रिटर्न ही है, रिटर्न एक हम्म। बहुत बड़ी चीज है, नो डाउट है भी। तो अगर हम रिटर्न पास कर लेंगे तो डेफिनेटली हम सीएसपी बन गए, बट ऐसा नहीं है। स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ पंजाब, उनके लिए एक नई जंग बाद में शुरू होती है, उनको पता चलता हो यार इंटरव्यू भी था, और हम्म। इंटरव्यू हमें एलोकेट करा देता है, गेम से बाहर भी कर देता है। तो ये उनके लिए मैं कहूंगा कि वो पहले से इतना स्कोर अपना लेकर जाए वहां पे कि आपको परेशानी ना हो, कम से कम एटलीस्ट 700 को टच करें आप, तो फिर आपकी एक अच्छी एलोकेशन हो जाती है। तो सही। उसके लिए आपको नीचे वाले पेपर से नंबर निकालने, और वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, रेफरेंसिंग, हम्म। बॉक्स, कोटेशन। तो इट्स एन ये आर्ट, चीजें नंबर इस दे तरह से देती ये हैं। एक आर्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल नंबर देते हैं। सर आपने बिल्कुल रिटर्न एग्जाम तो हमने देख लिया कि कैसे कर सकते हैं, आपने अभी बात की साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू की। सर क्या साइकोलॉजिकली क्या जी, चीज़ें देखते हैं, या कुछ ऐसी न्यू चीज़ जो नॉर्मली मैं काफ़ी इंटरव्यूज ले चुका हूँ, कोई ऐसी नई चीज़ जो आप बताना चाहें कि साइकोलॉजिकली में ये चीज़ होती है और इसको जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए? अच्छा, साइकोलॉजिकली में ना 90% कैंडिडेट्स को कुछ भी इंप्रूव नहीं करना। उन्हें अच्छा। जस्ट ये चीज का ख्याल रखना है कि वो जैसे नॉर्मल हैं, उन्हें जस्ट वैसे ही बिहेव करना है। नेचुरल ठीक है, रहना कुछ चाहिए। लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में एक काइंड ऑफ एग्रेशन होता है, तो बस उन्हें रिक्वेस्ट ये है कि उसको थोड़ा सा कम दबा करें। के रखना है, बचा के रखना है। वो समटाइम आपकी पर्सनैलिटी को हिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि इफ वी से दैट यू हैव टू कट योर बियर्ड, तो आपने ये स्टार्ट से रखी हुई है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल सर, स्टार्ट से रखी हुई है, तो आई हैव नेवर कट दिस। तो उन्होंने कहा था अगर हम आपको कहें कि यू हैव टू कट दिस तो आप मतलब उसको कर लेंगे?" तो फिर मैंने उनको यही कहा कि जी अगर तो डेफिनेटली मेरी बस अगर मेरी जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी, मेरे से ये डिमांड होगी, तो मैं डेफिनेटली मैं इसको कंसिडर कर लूंगा। मतलब आपको एक काइंड ऑफ रेजिलियंस शो करनी है, हाँ? हम्म। तो यू हैव टू कंपनसेट लिटिल बिट, बस ये चेंज जो है वो ये लेके आना है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करना कि आपको आपने ओवर स्मार्ट बना, नहीं, वो उनके एक तजर्बे होते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं। फौरन तो पकड़ आपने लेते ऐसा हैं, कुछ नहीं बचा करना। लेते, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, जी पैनल के बिल्कुल। इंटरव्यू की बात की जाए तो कितने लोग होते हैं नॉर्मली? जी सर, पैनल इंटरव्यू में वेरी करते हैं, पिछले सालों में चार चल रहे थे, इस दफा तीन थे। तो सही। बल्कि तीन मैंने से सुना चार मैक्सिमम है इतने होते 17 हैं पैनल 16 में। में 5 भी होते थे।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 5 भी होते थे। सही। तो सर किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जब इंटरव्यू में कोई आपसे आपके क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछ लेते हैं, या आपके एग्जाम रिलेटेड हॉबीज पूछ रहे होते हैं, इंटरेस्ट पूछ रहे होते हैं, क्या जी करते जी। हैं? सर ये ना वेरी करता है। और एक तो वेरी करता है ये स्टार्ट से एंड तक। स्टार्ट में क्योंकि वो थोड़ा सा लीनियंट होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी की तक ही रहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक उनके पास होता है स्टार्ट में आपकी पर्सनैलिटी का। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर दूसरी बात ये कि आपके करंट जो हमारा फेज पे था, उसमें पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर थी, तो काफी हद तक क्वेश्चंस, रीसेंट डेवलपमेंट्स, डेली एक नई डेवलपमेंट होती थी। तो हम्म। जो आपके काफी जो है ना पर्सनालिटी से, और बाकी चंक आपकी रिसेंट जो करंट हो रहे थे इश्यूज, फिर वो फ्लड का एक इशू था बड़ा चल रहा, उसमें हम्म। कोई आप मतलब हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स के ऊपर भी हो सकते हैं, वो आपकी हॉबीज के ऊपर 100%। सही। सही। अच्छा सर, जब पता चला कि एग्जाम पास हो गया है, तो सबसे पहले एक तो ये कि फीलिंग्स क्या थी, और किसको बताया सबसे पहले? सर एक ये तो एक देखिए, बड़ा ये अभी भी मतलब अभी फीलिंग भी तो आप जैसे ही सुनते हैं कि एग्जाम पास हो गया, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला, मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जितने भी लोग अभी मैं कहता हूँ अपने घरों से निकले हुए हैं, हॉस्टल्स में हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गर्मी सर्दी खाना पीना हर चीज बर्दाश्त करते हैं, ये एक बहुत उनकी एफर्ट है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो उसमें ये कि एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है, आपने लाइफ में एक ड्रीम एक देखा होता है, आप उसके ऊपर उसको परसू करते हैं, बहुत सी अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको जब पता चलता है, मेरा तो ये आलम था कि मुझे पता चला था तो मैं तो मतलब खड़ा था। अ, मैं आई वॉज क्राइंग एट दैट टाइम, मैं रोने लग गया और नीचे गिर गया। मैंने कहा यार कि मैं मतलब मैं कैसे पास हो सकता हूँ। क्योंकि वो इस सर तरह वो इतनी हैरान था लॉन्ग थोड़ा जर्नी सा। होती है, आप डे वन से उसके लिए प्रेप कर रहे होते हैं, बिल्कुल दिन रात एक कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जब उसका फल मिलता है तो एक बिल्कुल तो पहली दफा तो एक दो दिन नींद नहीं बिल्कुल आती, और बंदा जो है बिल्कुल ऐसे वो ही है। ये सोच होता है कि मैं कहाँ इस काबिल। अल्लाह ताला की जात जो है वो करम ऐसे करती है। ऐसे ही है। बाकी वो एक फीलिंग होती है कि आप उस आप आपको यकीन नहीं आ रहा होता। देन आई कॉल्ड माई फादर, जिनकी एक बहुत बड़ी एफर्ट है, उन्होंने बहुत मतलब एक रोल प्ले किया, सिग्निफिकेंट रोल। और कभी उन्होंने ये है कि डीमोटिवेट नहीं होने दिया, ऑलवेज ही ऑलवेज सपोर्टेड। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम करो, यू हैव टू डू, कोई बात नहीं है। मतलब समटाइम मैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं कि मतलब सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सुनेंगे इस चीज को, इंटरव्यू को देखेंगे, तो प्लीज अपने जो बच्चों को है उनके नेवर नेवर एवर ट्राई टू कट देयर विंग्स, उन्हें उड़ने दें। तो छोटी सी लाइफ है और उन्हें अपने ड्रीम्स को परसू करने दें। आई आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स के उनके बच्चों को उनके ख्वाब पूरे करने दें। तो डेफिनेटली जब आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो इंसान को आप हिम्मत देके बेशक शेर से लड़ा दें, तो बिल्कुल। इसमें आप उसको सपोर्ट करें। ठीक है, अर्निंग का जो मसला आता है वो कब, वो अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा इंसान से, मेरे इवन फादर ने ये भी कहा था कि इंसान से अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो रिज़्क का वादा किया है, तो इन वन वे और अनदर वे उसे मिलेगा। तो क्या अच्छा नहीं है कि आप अपने बच्चों को उनके ख्वाब पूरे करने दें, उनको अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो उनसे सपोर्ट करने दें। और स्पेशली फॉर द गर्ल्स के जिनको शादी का प्रेशर होता है, सबकी शादियां हो जाएंगी, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, लेकिन हाँ। मसला ये है कि लड़कियों की स्पेशली एम्पावर करें। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, उनको उनके जर्नी, उनको उनके ड्रीम्स को परसू करने दें। तो फिर एंड पे फिर ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स को एक बहुत प्राउड मोमेंट देते हैं। तो ये खुशी मैं समझता हूँ सब पेरेंट्स विश करें इसके लिए, और सबको इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे। इंशाल्लाह। बस रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को ना सपोर्ट करें। सही। अच्छा सर, कोई सोशल लाइफ में भी कोई चेंजेस आई हैं, जैसे दोस्त यार अब कॉल नहीं उठाते, अब तो आप बड़े बंदे बन गए हैं? सर ये तो लेकिन मैंने कोशिश की हुई है ये कि जना ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल जो आपके जर्नी में साथ रहे, और उनके बिल्कुल। साथ उठना बैठना। हाँ लोग चेंज होते हैं थोड़ा सा ना, मतलब एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट भी, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज ऐसा ना करो, ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है, हम वही है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। हुआ। तो कुछ लोग गिले भी करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली फिर ये है कि आप इंगेज हो जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने सारी आगे, तो उस वजह से फिर कुछ लोग गिला भी करते हैं, उनका गिला भी जायज है, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, मामलात भी साथ चलते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल। अपना टाइम दिया, मुझे पता है मैं किस मुश्किल टाइम से आपने टाइम दिया है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, जी बट सर। आपकी रूटीन वगैरह जो है, बल्कि मैं आपका जी साथ जी सोशल मीडिया हैंडल जो है वो भी कर दूंगा, क्योंकि आप उस पर माशाल्लाह, एक तो फिटनेस के हवाले से भी मैंने विजिट किया था आपके जी प्रोफाइल पे,
फिटनेस पे भी आप काफी तवज्जो दे रहे होते हैं। जी, तो वो भी मैंने मतलब बिल्कुल, ट्राई करना शुरू किया कि बल्कि उसमें भी आपका लोगों मेरे को ख्याल में मोटिवेट सोशल किया जाए, मीडिया साथ हैंडल साथ जर्नी रहे मोहम्मद तो अनस आपको। के नाम से ही है, राइट? जी जी सर, जी जी तो मैं बल्कि बिल्कुल मेंशन भी इसको कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर। जी सर, वेलकम वेलकम सर, सर, गॉड ब्लेस यू सर। सर थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ ओके यू।